नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित होगी। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोप अष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए गीता, गंगा और गौमाता शुभ दाता हैं, इसीलिए गौ कैबिनेट बनाकर गौधन का सरकार संवर्धन और संरक्षण करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि भाजपा पीएम मोदी से गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग करे। कांग्रेस प्रवक्ता सलूजा ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गाय की मौत प्रदेश में ही हो रही है, इस पर बीजेपी मौन क्यों है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रति गाय पर 20 रुपए का चारा तय किया था, जिसे बीजेपी ने कम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। हमने कमलनाथ सरकार ने गौ माता के चारे के लिए 20 रुपए की राशि का निर्धारण किया था प्रति गाय। इन्होंने उसे कम कर 1 रुपये 60 पैसे कर दिया। तो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो आगर में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, गौ अभ्यारण्य, जिसका आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शुभारंभ किया था। वह सबसे ज्यादा गौ माता की चारे के अभाव में मौत हुई है। गौ माता का ध्यान नहीं दिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि गौशालाएं बना लेना ये गायों के लिए कोई समाधान नहीं है। उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 95 हजार वर्ग किलोमीटर का जो जंगल है उसमें अभयारण्य बनाए जाएं या गोवंश वन्य विहार बनाए जाएं। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है, जहां प्रस्तावित विधेयक पर बीजेपी के अंदर इसे और सख्त करने की मांग उठी है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सजा 5 साल का नहीं बल्कि 10 साल का प्रावधान करने तक की बात कही है। रामेश्वर शर्मा ने दलित और आदिवासियों की बेटियों के धर्मांतरण के बाद मुस्लिम या ईसाई बनने पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देने की भी मांग की। ये भी कहा कि मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस का विरोध करने से कुछ होगा नहीं, षड्यंत्र चल रहा है। हमारा विधेयक वोट की खातिर नहीं है बल्कि संस्कृति की रक्षा के लिए। इधर चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह लव जिहाद कानून के समर्थन में दिखते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून का समर्थन किया। लिखा, बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रदेश में कानून बन रहा है। जो ऐसा नहीं करते उनको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और वो कानून बना रही है। कानून और कठोर बने, कानून इतना सख्त बने कि लव जिहाद को, जो हिंदू बहन बेटियों को लोभ प्रलोभन डराकर धमकाकर फेसबुक पर नाम बदलकर जो प्यार करके जाल में फंसाकर फिर उन बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके बाद में उनकी हत्या कर देने जैसा पाप होता है, उस घिनौने पाप को रोका जाना चाहिए। इस तरह के अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। सरकार जो प्रावधान रख रही है उस पर और विचार कर रहे हैं। और इस वक्त सीधे भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे इस मुद्दे पर जो दोनों तरफ से बयान हुए बात करते हैं। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भोपाल से। सुधीर, लगातार ये मुद्दा जब से सरकार ने मंशा जाहिर की थी तब से लेकर अब तक कई बयान आए हैं। अब जबकि खाका बन रहा है, प्रावधान किए गए, तो इसको लेकर भी अंदर भी और विपक्ष की तरफ से भी लगातार आवाजें और बयान हैं।
बिल्कुल पुनीत, देखिए मुद्दा ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें, देश के अंदर कम से कम जो हिंदुत्व की जो राजनीति है उस दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है। क्योंकि अगर धार्मिक धर्म परिवर्तन की हम बात करें तो 1968 से देश के अंदर कानूनों पर, लेकिन उन कानूनों का पालन कितना गया, ये हाल के जो उदाहरण थे जिसकी वजह से ये नौबत आई है कि कम से कम लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से कानून बनाने की जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है। लव जिहाद की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया था कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जिस तरीके से जो छद्म बेस में शादियां की जाती हैं उनके खिलाफ प्रदेश सरकार कानून बनाएगी। और कल ही प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने खाके का स्वरूप किस तरीके से होगा, कानून के अंदर सजा का प्रावधान किस तरीके से होगा, इस बारे में जनता को बताया था मीडिया के माध्यम से। पर लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उनसे बीजेपी के ही नेता, खासकर अगर बात करें तो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका यह मानना है कि जिस तरीके से इन मामलों में बढ़ोतरी हुई और खासकर इन मामलों में धोखाधड़ी की शिकार हुई महिलाओं के साथ में जाति की जाती है और उनको पूरे जीवन जो है नारकी जीवन जीना पड़ता है, ऐसे में कड़े कानून कम से कम प्रावधान होना चाहिए, ये मांग रामेश्वर शर्मा के द्वारा की गई है। प्रदेश सरकार ने 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें आरोपी के अलावा जो धन परिवर्तन के अलावा में कानून हुआ करता था उससे बढ़कर सह आरोपी बनाए गए हैं जो मदद करने वाले हैं। इसके अलावा जो इस तरीके के गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो भी धार्मिक गुरु हैं उनको भी बराबर का अपराधी बनाया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान इस पूरे कानून में किए जा रहे हैं। सजा का जो प्रावधान 2 साल का पुराने धर्म परिवर्तन के कानून में हुआ करता था, जबरिया धर्म परिवर्तन को लेकर, उसमें बढ़ोतरी कर 5 साल प्रदेश सरकार ने किया है। पर लेकिन रामेश्वर शर्मा ने इसमें भी बढ़ोतरी की मांग की है और 7 साल की सजा की मांग जो है सभी आरोपियों के लिए यह मांग उठाई है। इसके अलावा एक और बड़ा कदम जो मांगा गया है कि जब से ज्यादा जो लव जिहाद के शिकार होते हैं वो उन तबके के लोग होते हैं जिनमें शायद जागरूकता की कमी या फिर किसी तरीके के धोखे या बहकावे में जो लोग आते होंगे। लिहाजा ऐसे धर्म परिवर्तन के लेकर जो कड़े कानून की बात थी उसमें एक और मांग उठाई गई है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का महिला अगर लव जिहाद की शिकार होती है, उसको धर्म परिवर्तित किया जाता है तो कम से कम उसको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। इस बारे में प्रदेश सरकार को फैसला लेना है। जो मांगे रामेश्वर शर्मा ने आज गृह मंत्री से शाम को मुलाकात भी की है और उसके बाद में जो मांग उनके द्वारा की गई थी उन कानूनों को लेकर चर्चा भी इस पूरे मामले पर हुई है। प्रदेश सरकार जब खाका तैयार करेगी पुनीत, तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस कानून के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए जा रहे हैं। पर लेकिन एक जो बड़ा खाका है, जो क्या क्या प्रावधान है, कम से कम उसकी रूपरेखा प्रदेश सरकार ने तैयार की है और आने वाले विधानसभा के सत्र में जो लव जिहाद को लेकर जो कानून है वो विधेयक के माध्यम से सत्र में रखा जाएगा। पुनीत, चलिए देखना होगा। जैसे कल भी कहा था कि गुण दोष के आधार पर इसकी समीक्षा तो करते रहेगा विपक्ष भी और एक्सपर्ट भी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उपचुनाव में मिली जीत के बाद में बीजेपी उत्साहित है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी हारी वहां पर संगठन अभी से एक्शन मोड में है। उन सीटों पर हार की समीक्षा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थक नए कार्यकर्ताओं में समन्वय के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने का विस्तृत कार्यक्रम बना चुकी है। शिविर में सिंधिया समर्थकों को भाजपा की विचारधारा के अलावा पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए भाजपा प्रदेश के 1059 मंडल में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी ताकि निकाय चुनाव से पहले बेहतर समन्वय कायम हो सके। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन अहम बात यह कांग्रेस इसकी काट कैसे करेगी। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं क्या है, विचारधारा क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है और किस तरह से हमारी सोच देश के प्रति है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनमें अंकुरित होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिसके माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं की हम एक बार में ट्रेनिंग करने वाले हैं और एक एक जिले में 8-8 दिन तक ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये सब अखबारी गप्पे हैं। आप जरा जब सतह पे आएंगी, धरातल पर आएंगी तब आप देखिएगा। ऐसी घोषणाएं वो हर हफ्ते करते हैं, एक नई घोषणा करते हैं, होता कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को फतह मिली और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग से ज्योतिरादित्य समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में जमकर मेहनत की और ऐसे में इन समर्थकों को निकाय चुनाव में टिकट दिलवाना सिंधिया के लिए बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि इस अंचल में नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, माया सिंह समेत कई बड़े नाम हैं। इनके समर्थक अभी से निगम चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। सिंधिया समर्थक और बीजेपी के नए नवेले नेता ये कहते हैं कि वो जिस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं वो वार्ड उनका है। अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो टिकट का हक सबसे पहले उनका ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी में समाहित तो कर लेते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पद कभी भी किसी कांग्रेसी को नहीं दिया गया है।
और टिकटों में भी जिस तरह से कांग्रेस में टिकट मिल जाते हैं इन लोगों को, शायद ही 2-4 कांग्रेसियों को टिकट वहाँ मिल पाएंगे। जो ऊपर का नेतृत्व जो हमारा है, माननीय मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिराज सिंधिया जी और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी जो निर्देश देंगे और संगठन का जो काम होगा वो अपना सर्वे कराएंगे, उसके अनुसार जैसा टिकट मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सरकार बनने के बाद सरकार में चुनाव से पहले समर्थन देने वाले निर्दलीय बसपा और सपा विधायकों के भविष्य को लेकर सवाल है। कभी मंत्री पद की चाह रखने वाले विधायक अब खुद स्वीकार करने लगे हैं कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बसपा विधायक रामबाई ने कहा कि उन्हें मालूम है कि ये लोग उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, मगर उन्हें मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान पर भरोसा भी है। निगम मंडल में एडजस्ट किए जाने का भरोसा है। रामबाई ने विधानसभा का अगला चुनाव बीजेपी से लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि रिश्ते में भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत उनके जीजा लगते हैं। उनके दोनों जीजाओं ने उन्हें यह आदेश दिया, इसलिए वो अगला चुनाव बीजेपी से लड़ेंगी। वहीं रामबाई ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ भी की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद में बीजेपी की स्थिर सरकार है, बहुमत के साथ में सरकार आई है, पर लेकिन जिस समय सरकार बहुमत में नहीं थी उस समय कई ऐसे विधायक थे जो कि बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और सरकार के साथ निकल कर आए थे। हमारे साथ बीएसपी के विधायक रामबाई मौजूद है। मैडम, बहुमत की सरकार 2000 कहा जा रहा है इसको, सरकार को उपचुनाव के बाद में क्या भूमिका अपनी देखते हैं सरकार के अंदर? देखिए, भूमिका तो मैं जब सरकार बनी थी तब मैं साथ में थी, तो मुझे आज भी लगता है कि आज भी मेरी भूमिका है सरकार में। और हमारे जैसे नरोत्तम भाई हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, हमारे जीजा जी, तो इनके होते हुए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि अधिकार के तहत मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ और अपने क्षेत्र के काम करवा सकती हूँ। और रही बात सीएम की, तो सीएम वैसे ही सरल स्वभाव के हैं, आम लोगों के से मिलते जुलते हैं। पर लेकिन जब आप सरकार का आपने साथ दिया था, बुरे वक्त के साथ ही आप लोग बीजेपी के जब बहुमत में नहीं थी उस समय आपने साथ दिया था, कुछ कमिटमेंट मन में चाहत, क्योंकि 6 पद मंत्रिमंडल के खाली हैं, निगम मंडल में नियुक्तियाँ होनी है। देखिए, मंत्रिमंडल में तो भी किसी कीमत पे नहीं बनाएंगे, जो आप भी जानती और दुनिया जानती है कि नहीं। जब हम भी जाना तो और आप भी जाना, सुई से बाबा तो हम कह नहीं सकत जो हो सकत नहीं है। मंत्री अंतरी की तो भी कब न बने, ठीक है। हाँ, निगम के पद की ज़रूर अगर वो लोग सोचें कि हम लोगों ने बोला था तो वो ज़रूर दे सकते हैं निगम का पद। 1.5 साल कांग्रेस का कार्यकाल आपने देखा, आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं कमलनाथ जी के कार्यकाल को? आज जन्मदिन पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का 15 महीने जो सरकार रही है कांग्रेस की, अच्छी सरकार रही, अच्छी चली है। मैं दादा को अपने पिता से भी बढ़ के मानती हूँ। मेरी आज मेरा बेटा जो है इस दुनिया में, उसमें दादा का बहुत बड़ा योगदान, और मैं किसी का एहसान भूल नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी के विधायक रामबाई निश्चित तौर पर पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है और अगला चुनाव लड़ेंगी, इस बात को लेकर बातचीत हुई है बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के साथ में। वहीं पर मंत्री दर्जे को लेकर उनका कहना है कि इस बारे में इच्छा जरूर है, पर लेकिन ये फैसला जो है सरकार के लोगों को लेना है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग तेज कर दी और इसके लिए कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग को लिख तो चुकी है, साथ ही पार्टी ब्लॉक स्तर पर एक आंदोलन चलाएगी। दावा है कि आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। भाजपा ने इस पर तंज कसा है। जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं वो बैलेट पेपर से ही आएंगे, जो नैसर्गिक परिणाम जो है EVM से नहीं आ रहे हैं। ऐसे 50 जगह की शिकायतें 50 जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस को एक काम और करना चाहिए, मोबाइल की जगह फिर से लैंडलाइन फ़ोन का यूज करना चाहिए। दुनिया अपडेट हो रही है, आगे बढ़ रही है। EVM से चुनाव हो रहे हैं, इसी भी EVM से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के ऑपरेशन एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग में इस ऑपरेशन का पहला निशाना कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के परिजन रहे। प्रशासन ने उनके परिजनों के नाम पर चलने वाले बालाजी गार्डन के कई हिस्सों को धराशायी किया है। थाटीपुर इलाके में अशोक सिंह के बंगले के बगल में गार्डन है। परिजनों ने जब कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो प्रशासन ने कार्रवाई को रोका, लेकिन इसके पहले गार्डन में तोड़फोड़ हो चुकी थी। इधर इंदौर में भी हिस्ट्री शीटर बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया। जितेंद्र उर्फ नानू के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला।
देखिए, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत थी, तो उसमें पाया गया कि शासकीय जमीन पर मैरिज गार्डन के कुछ पोर्शन संचालित है, उसी पे कार्रवाई हुई है। तो उससे 3 बीघा पे कब्जा भी है और एक सर्वे नंबर का सीमांकन हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा। एंटी माफिया मुहिम की शुरुआत मान सकते हैं इसको हम। दमोह में बढ़ते ड्रग्स के मामलों ने पुलिस के लिए दिक्कत ला दी है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल हैं, क्योंकि पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले जिस मुख्य आरोपी देवेंद्र चौरसिया से पूछताछ की, उसे बाद में छोड़ दिया। उसी की तलाश अब पुलिस खुद कर रही है। पुलिस मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। जिले में अभी तक जहरीले नशे में 3 युवक जान गंवा चुके हैं। जिले में ड्रग्स से पहले भी युवक की जान जा चुकी है। परिजन लगातार पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। इंदौर में कोरोना काल के दरमियान मेट्रो प्रोजेक्ट में आई सुस्ती को एक बार फिर गति मिलने वाली, क्योंकि लंबे वक्त से बंद पड़े प्रोजेक्ट पर काम के लिए नए सिरे से कमेटी बन गई। कमेटी में कलेक्टर कमिश्नर को भी शामिल किया है, जो कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, काम की रफ्तार बढ़ाएंगे। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार गिरने और कोरोना की वजह से लंबे वक्त तक ये ठंडे बस्ते में रहा। पुलिसकर्मियों की आमतौर पर आलोचना ही अक्सर हमने सुनी है, लेकिन इन दिनों जबलपुर में 5 पुलिसकर्मियों की हर तरफ तारीफ हो रही। दरअसल यहां के चरगमा इलाके में एक सड़क हादसे के बाद घायलों को अपने कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाते इन 5 पुलिसकर्मियों ने वर्दी का मान बढ़ा दिया, जिसके लिए जबलपुर के आईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को नगद इनाम देते हुए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। चरगमा थाना क्षेत्र के घोघरी के पास मजदूरों से भरा वाहन पलटा। मंगलवार सुबह हादसा हुआ। चरगमा थाने के एएसआई संतोष सेन, एलआर पटेल, आरक्षक अशोक, राजेश और अंकित ने मौके पर पहुंचकर 29 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मानवता की मिसाल कल पेश की है, और जिससे हमारे पुलिस विभाग का एक मनोबल ऊपर हुआ है। उसके लिए मैंने आज अपने कार्यालय में आकर इनको बुलाकर यहाँ 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र मैंने अपनी तरफ से इनको प्रदान किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।